हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमित पालोटिया आज आपको रीट लेवल 1 और लेवल 2 2011 से 2021 तक गणित के जितने भी सवाल आज तक रीट के परीक्षा में आए हैं, रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में मिला करके उन सारे प्रश्नों के हल आज मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ क्लास में। तो आप ढंग से देखिए क्लास को। और रीट का एग्ज़ाम आपके हर साल 2 साल में एक बार होता रहता है और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। बहुत ही सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जीडी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जीडी वाले बच्चे भी इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यदि 3, 1 और P और 5, मतलब ये कोई संख्या हुई। क्या संख्या हुई? 3, 1 और यहाँ पे एक डिजिट है, उसकी जगह पे P लिख दिया, और 5 है। ये संख्या जो है 3 का गुणज है, मतलब इसमें 3 से भाग जा रहा है। जहाँ P दहाई का अंक है, इकाई का अंक 5 है, P दहाई का अंक है, तो P का अधिकतम मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए, जब P दहाई का अंक है तो यहाँ पे 3 और 1 4 और 5 9, तो इनका योग जो है 9 हो रहा है। और बोला 3 का गुणज है, मतलब इसमें 3 का भाग भी जा सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पे भाग जब 3 का जाता है तो क्या शर्त रहती है कि जो संख्याएं सारी है उनके अंकों का योग हमेशा जो होगा वो 3 से भाज्य होगा। तो 5 और 4 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो P का मान जो होगा वो यहाँ पे या तो 0 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है। ये 4 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जब हम बोल सकते हैं कि P का मान या तो 0 हो सकता है, क्योंकि इस 9 में आप 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, तो उसमें 3 का भाग जाता है। फिर आप 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, उसमें भी 3 का भाग जाता है। फिर उसमें 3 और जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में 3 और जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यही 3-4 केस बनेंगे। तो अब यहाँ पे पूछा क्या है? P का अधिकतम मान। तो P के 4 मान यहाँ पे पॉसिबल है, 0, 3, 6 और 9। इसमें अधिकतम मान क्या हो सकता है? 9 ही अधिकतम मान हो सकता है। तो जो मैक्स वैल्यू होगी P की वो क्या हो सकती है? 9 हो सकती है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा सकता था कि P का अधिकतम मान बताइए, तो आपने बता दिया 9। इसकी जगह पे P का न्यूनतम मान बताइए, तो यहाँ पे आप बोलते 0, ठीक है। या P के जो भी पॉसिबल संभावित मान है उन सब का योग बताइए, तो आप बोल देते 9 और 6 और 3, तो 27, 9 ओ सॉरी 9 9 18, तो इनका योग कितना हो जाता? 18। तो वो भी चीज़ आप बता सकते हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो रीट की परीक्षा में पूछा जा चुका है वह क्वेश्चन क्या है? संख्या 60321045 में 3, 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल किसके बराबर होगा? ठीक है, तो इनके स्थानीय मान ढूंढने हैं और उनको आपस में गुणा करना है। किन किन के स्थानीय मान? 3, 4 और सॉरी 5 के। ठीक है, तो ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। तो सबसे पहले 3 के देखते हैं। 3 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। तो ये 3 लाख हो गया। तो 3 और लाख का मतलब 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, और इनटू गुणा करना है। 4 इकाई दहाई, दहाई का मतलब 4 के बाद 1 0, और 5 तो इकाई अंक ही है तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 3 लाख इंटू 5 चौक 20, 3 लाख इंटू 200, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 5 ज़ीरो इधर है, 2 ज़ीरो इधर है, तो 7 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरो हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही सिंपल है, आप समझ पा रहे होंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे चलती है स्थानीय मानों का
जो स्थानीय मान है उनको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखना है, इनको गुणा करना है और आपका आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा है और कैसे बनेंगे। देखिए बच्चों, अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 3 के ऊपर है बार, केवल 3 के ऊपर ही बार है, के बराबर भिन्न कौन सी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप लिखिए संख्या को 0.123 और 3 के ऊपर बार है, तो आप वापस से इस पॉइंट को हटा दीजिए और सिंपल इस संख्या को 123 123 लिखिए, और जिस संख्या के ऊपर बार है उसे तो छोड़ दीजिए, और जिन दो संख्याओं पे बार नहीं है, जिन संख्याओं पे बार नहीं है उनको आप पूरी संख्या में से घटा दीजिए। जिन संख्याओं पर बार नहीं है उनको घटाना है, और नीचे एक संख्या पर ही बार था तो एक 9 आ जाएगा, और दो संख्याओं पर बार नहीं था तो पीछे 2 0 आ जाएंगे, पीछे 2 0 और आ जाएंगे। तो अब ये बन जाएगा आपके 111/900, और इसको आप बोल सकते हैं 37/300। तो 37/300 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं वापस समझाता हूँ आपको क्या क्वेश्चन है। अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 3 के ऊपर बार है, इसके बराबर भिन्न कौन सी है। तो 37/300 इसके बराबर भिन्न है। अब इसको भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि आप 1 2 3 को लिखिए, माइनस जो संख्या के ऊपर बार नहीं है उनको माइनस कर दीजिए, और जिस संख्या पर बार है, एक संख्या पर बार है तो एक नीचे 9 लगा दीजिए, और जिन दो संख्याओं पर बार नहीं है तो 2 0 लगा दीजिए, सिंपल। और अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो बहुत ही इजी तरीका है। और इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं करके बताता हूँ। 0.12 और इस पूरे 1 2 के ऊपर बार है, तो इसको आप सीधा सीधा 12/99 लिख दो। कुछ भी नहीं करना है, दो संख्याओं पे बार है उनको ऐसे लिखा, और दो संख्याओं पे बार है तो नीचे 2 0 आ गया। जैसे कि 0.1 के ऊपर बार है तो आप इसको ऐसे समझिए कि 1/9 हो गया बस। और अगर 0.135 तो 3 5 के ऊपर बार है, तो आप क्या करेंगे, अब देखिए 1 3 5 और माइनस, जिस पे बार नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे, तो -1 अपॉन दो संख्याओं पे बार है तो नीचे 2 9 आएंगे, और एक संख्या पर बार नहीं है तो एक ही 0 आएगा, और ये क्या बन जाएगा 134/990, यही हो जाएगा। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल करके समझा दिया कि ये जो चीज़ है कैसे एग्जीक्यूट की जाती है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि ये आवर्ती वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है ये भी रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। 2/7 3/13 और 5/6, इनका सही अवरोही क्रम बताना है। एक अवरोही क्रम होता है, एक आरोही क्रम होता है। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो घटते हुए क्रम में इनको सेट करना है आपको। ठीक है, घटते हुए क्रम में सेट करना। तो सबसे सही तरीका जो है, एक मैं इस क्वेश्चन को करने के आपको 2 तरीके बता देता हूँ। ठीक है, सारे तरीके सही है, आपको जो समझ आता है आप उसको यूज़ कीजिएगा। ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1/7 का मान लगभग 14% होता है, तो 2/7 लगभग 28% हो गया, और 3/13 का मान लगभग 23% हो गया, और 5/6 का मान जो है आपके 83.33% हो गया। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 5/6 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में 28% मतलब 2/7, और जो सबसे छोटा है वो 3/13। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम में। और अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। उसमें क्या करना है आपको, पहले जो दो भिन्न दे रखी है उन दो भिन्न को आप ले लीजिए, 2/7 और 3/13। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 दूनी 26 और 7 तिया
21। अब देखो 26 और 21 में से बड़ा 26 है, तो ये वाली जो भिन्न है ये हो गई हमारी बड़ी। अब जो ये बड़ी हो गई 2/7, इसको अगली जो बची थी 5/6 इसके साथ फिर से कंपेयर करना है, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 दूनी 18 और 5 सत्ते 35। तो इस बार बड़ी कौन सी हो गई, ये वाली। तो देखो 5/6 सबसे बड़ी, फिर उसके बाद 2/7 और फिर उसके बाद 3/13। तो ये क्रम इधर फिर से ऐसे भी आ गया और ऐसे भी हम कर सकते थे। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जो तरीका आपको समझ आता है वैसे आप कीजिए। देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, 244 और 2052 किसी संख्या से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। तो 4 शेष बच रहा है, इसका मतलब इनमें से 4 आप सबसे पहले माइनस कर दो। तो यहाँ बच जाएगा 240 और यहाँ बच जाएगा 2052। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, आपको निकालना है HCF। ऐसे केस में क्या निकालते हैं हम, HCF निकालते हैं। जब बड़ी से बड़ी संख्या नाम आ जाए क्वेश्चन में तो आपको ये ध्यान रखना है कि HCF निकालना है, और जब सवाल में आ जाए छोटी से छोटी संख्या तो LCM निकालना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या नाम आ गया तो इन दोनों का LCM निकालना है, किनका, जो शेषफल दे रखा है 4 दे रखा, माइनस कर दो, फिर जो बचेगा उसका, सॉरी यहाँ पे 2052 नहीं बचेगा, 2052 में से हमने 4 माइनस किया तो 2048 ही बचेगा। क्या बचेगा, 2048 ही बचेगा। और अब जब इसमें से आप HCF का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन देखिए दोनों में क्या आ रहा है, 16। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या होगा, 16। तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप HCF एक बार आप निकाल के देख लीजिए, भाग विधि से या जैसे भी आप निकालते हैं, ऐसे अपन निकालते थे 240 और 20 48, ऐसे भाग देके आप करके देख लीजिए, हो जाएगा आपसे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है बड़े आराम से हम समझेंगे। 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है, तो 12 दर्जन में फिर से 12 पेन हो जाएंगे, तो 12 दर्जन पेन मतलब 144 पेनों का मूल्य कितना दे रखा है, 720 रुपये। तो 144 पेनों का मूल्य कितना है, 720। तो 12 छिके 72 60 और 12 पंजे 60, मतलब एक पेन कितने का पड़ गया आपके, 5 रुपये का। और अपने को क्या बताना, 25 पेनों का मूल्य बताइए। तो इंटू 5 कर दो, 25 पंजे 125। तो 25 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, 125 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे अच्छे इजी छोटे छोटे से क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं, हम बड़े इजीली आसानी से बहुत अच्छे तरीके से करते जा रहे हैं। अगर आपकी कोचिंग में आपको इस तरीके से इन छोटे क्वेश्चंस को इन छोटे छोटे फंडास से नहीं पढ़ाया गया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 छात्रों का औसत भार 40 किलो है। 5 छात्रों का औसत भार 40 किलो है, इसका मतलब कुल भार कितना हो गया, कुल हो गया 40 इंटू 5 बराबर 200 kg। तो सारे 5 बच्चे मिलाकर के कितने हो गए, 200 किलो के हो गए। 40 किलो का एक है तो पाँचों कितने के हो गए, 200 किलो के। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलो है, एक छात्र जिसका भार 50 किलो है छोड़ जाता है, छोड़ के जाता है मतलब माइनस कर दो 50 किलो, तो एक 5 में से एक चला गया तो पीछे कितने बच गए, 4। तो 4 बच गए।
तो 4 बच गए, मतलब 150/4, इसका मतलब हुआ 75/2, मतलब 37.5 kg। तो शेष बचे छात्रों का औसत भार 37.5 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपको अगर ये वीडियो समझ आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, क्योंकि ये रीट की परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, मेरे करवाने का तरीका आपको समझ आ रहा है, तो आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में, आपके यार दोस्त जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 है, लेवल 2 है, और उनके मैथ्स है, तो आप उनको शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ताकि वो देख सके और उनके काम आ सके, वो एग्ज़ाम की तैयारी करके नौकरी लग सके और आपको थैंक यू बोल सके। तो कभी लाइफ में अच्छा काम भी कर दीजिए ताकि आपके साथ अच्छा हो। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे में सफाई करते हैं। 12 छात्र मिलकर के 7 घंटे में पूरा काम कर देते हैं। तो अब आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, यदि उतना ही भाग, मतलब जितना काम इन लोगों ने किया उतना ही काम 6 घंटे में साफ करना हो। क्या कह रहा है कि 7 घंटे में नहीं, 6 घंटे में ही करना है, तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे x लिख दीजिए, कितने छात्रों की आवश्यकता होगी। तो x का मान आ जाएगा 12 × 7/6, तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, तो 14 छात्रों की आवश्यकता बिल्कुल रहेगी। समझ पा रहे हैं आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हमने कर लिया। आप समझ पा रहे हैं या नहीं, ये कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी होगी। मिश्र धन पूछा है, 2 साल 8 मास में कुल कितनी राशि पुनः लौटानी होगी। तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज एसआई का जो सूत्र होता है वो होता है PRT/100। तो यहाँ पे जो है आपको P दे रखा है 9,000 इंटू R दे रखा है 8.5 इंटू, अब ये 2 वर्ष 8 माह जो दे रखा है, इस पर आप थोड़ा सा काम कर लीजिए। 2 वर्ष और 8 माह, 8 माह को हम इसको भी वर्ष में बदल देते हैं, तो ये वर्ष हो गया। 8 12 का भाग दे दिया तो ये वर्ष में चेंज हो गया। 4 दूनी 8 और 4 3 12 और 3 दूनी 6 और 2 8, तो इसको अपन 8/3 लिख सकते हैं। और यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ पे 10 आ गया, और इसके नीचे जो ये 100 है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो 100 तो रहेगा ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये हो गया, और अब ये कटेगा तो ये चीज़ बन जाएगी देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3,000 हो गया। और ये 1 2 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा 20/40 ब्याज आ जाएगा टोटल। ठीक है, टोटल ब्याज कितना आ जाएगा 20/40, और 20/40 ये तो ऐसा ही आया है। और आपको क्या चाहिए, अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो आप यहाँ पे पी मतलब 9,000 प्लस 20/40 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1140 हो गया, 11,040 रुपये आंसर। ठीक है, तो आप सीधे सीधे सूत्र से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बिल्कुल, आगे हम देखते हैं आगे क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। एक 22 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर, तो आयताकार कागज जो दे रखा है वो कैसा है, ऐसा सा कोई आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 22 है और चौड़ाई
4 सेंटीमीटर है। इसको मोड़ा गया है, फोल्ड किया गया है गोल गोल, और इसका एक बेलन बनाया गया है। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया है। मतलब ये वाली जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये इसको ऊंचाई रखा है बेलन की, मतलब ऐसे फोल्ड किया है इसको, ऐसा बेलन बनाया है यूँ, ये और ये। तो ये जो हिस्सा जिधर से नीचे से मोड़ा है, ये जो 22 सेंटीमीटर ये जो लंबाई थी, ये वाली लंबाई मुड़ कर के 22 सेंटीमीटर मुड़ करके एक गोला बन जाएगी। कागज़ को ऐसे आप मोड़ोगे तो ये तो एक गोला बन जाएगी, मतलब सर्कल बन जाएगी, वृत्त बन जाएगी, है ना, गोला नहीं, वृत्त बन जाएगी, गोल बन जाएगी। और ये जो ऊंचाई, ये जो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। अब देखिए, ये जो वृत्त है ये क्या है, 2πr, और ये क्या है, h। तो यहाँ पे इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। तो 2πr का मान तो दे रखा है 22। 2πr क्या होता है, परिधि होती है। तो ये परिधि हो गई ना वृत्त की, ये 22 सेंटीमीटर ही तो ये पूरी परिधि बना है, ठीक है। तो 2πr हो गया 22 इंटू 4। यहाँ पे r का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, h का मान कितना है 4, 2πr का मान कितना है 22। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे 22 इंटू 4, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको इस क्वेश्चन में मज़ा नहीं आया है, इसका मतलब आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मज़े लेके करना सीखो, टेंशन से नहीं। और ज्योमेट्री, अगर आप कंस्ट्रक्शन को समझते हैं तो ज्योमेट्री बहुत आसान है, बहुत ही। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी, तो एक चित्र बना लेते हैं, जैसा जैसा ये बोल रहा है वैसा वैसा। ए बी और सी डी, दो लाइंस है, ए बी और सी डी। ये लाइन हो गई सी डी, ये लाइन हो गई ए बी और सी डी। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये बिंदु ओ हो गया। यदि ओ ई तथा ओ एफ, तो ओ ई और ओ एफ, ये दो ओ ई और ओ एफ हमने ड्रॉ कर लिए। ओ ई और ओ एफ क्रमशः एंगल बी ओ डी तथा सी ओ बी के समद्विभाजक है। ये जो एंगल है ये इस पूरे एंगल का समद्विभाजक था, और ये वाला जो बीच वाली जो लाइन है ये इस पूरे एंगल के समद्विभाजक था। मतलब कि ये वाला एंगल इज इक्वस टू ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल इज इक्वस टू ये वाला एंगल, ऐसा कुछ बोला गया है। समद्विभाजक है। एवं ई ओ डी, ये वाला एंगल जो है 25 डिग्री बोला है। कितना बोला है, 25 डिग्री। तो सी ओ एफ का मान क्या होगा, सी ओ एफ मतलब इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये जो सी ओ डी लाइन जो बन रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन पर यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा उस एंगल का टोटल वैल्यू जो होगी 180 डिग्री होगी, क्योंकि सीधी एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो ओ ई है, ये बी ओ डी इस एंगल का समद्विभाजक है। तो मतलब ये 25 है, तो ये वाला एंगल भी 25 डिग्री ही होगा। और ये वाली लाइन जो है इन दोनों एंगल्स को बराबर बराबर बांट रही है। तो अब देखिए, अगर ये दोनों एंगल 25-25 हो गए और यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 25 है, तो ये पीछे कितना बचा, 65 डिग्री।
कितना बचा 65 डिग्री। तो ये 65 हुआ तो ये भी 65 हो जाएगा, ये 65 हुआ तो ये भी 65 ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 65 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, आप समझते जाइए, अभी और क्वेश्चन बाकी है। अब देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और रीट लेवल 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर के नाप का एक टैंक है जिसको नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय बताओ। इतनी गति से इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये अपने को बताना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप एक छोटी सी बात समझिए मेरी। मैं अगर कहूँ 1 मीटर क्यूब जो है ये आयतन है, मीटर क्यूब मतलब आयतन, 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, 1000 लीटर के बराबर होगा ये। 1 मीटर क्यूब आयतन जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए और इसको रट लीजिए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का मज़ा। अब हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 2 मीटर दे रखा है इंटू 1.5 मीटर दे रखा है इंटू 1 मीटर दे रखा है, तो इसको बराबर 20 लीटर प्रति मिनट, तो ये 20 इंटू टाइम हो गया 20 लीटर प्रति मिनट, ये गति 4 इंटू समय हो गया ये। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर हो गया। अब ये मीटर 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 गुणा होकर मीटर क्यूब हो गया, कितने मीटर, 1.5 दूनी 3, 1.5 का डबल 3 हो गया और 3 एकम 3, तो 3 मीटर क्यूब लिख सकते हो आप इसको 20 इंटू समय। टी का मतलब क्या है, समय। अब इस मीटर क्यूब की जगह पे हम 1000 लिख सकते हैं और ये लीटर में चेंज हो गया। अब 1000 लीटर 20 इंटू समय, क्योंकि यहाँ पे लीटर है इसलिए हमें इसको भी लीटर में बदलना पड़ा, क्योंकि ये 20 भी लीटर में है तो ये भी लीटर में बन गया। अब देखिए 3000 और ये 0 से 0 कट गया और ये 300/2 बराबर हो गया आपके समय। 300/2 का मतलब क्या हुआ, 150 मिनट, क्योंकि यहाँ पे मिनट में है सब कुछ तो मिनट में आएगा। अब इस मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो 6 दूनी 12, 120 का मतलब 2 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा टंकी को भरने में। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा नहीं लगा और सॉल्यूशन देख के आपको मज़ा नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आ गया। तो आप अगर ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये रीट में पूछे गए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रीट में फिर से पूछा आएगा फिर से आएगा। तो अगर ऐसे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिए हैं, देंगे। और रीट की वैकेंसी अभी अशोक गहलोत ने 1 लाख वैकेंसीज़ डिक्लेयर की, उसमें रीट की वैकेंसी आएगी, बिल्कुल आएगी। तो तैयारी में लग जाइए। और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक तो कर लीजिए, आपको मैथ्स में बहुत हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर तो कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।